तो आज 1.5 घंटे की क्लास है। इसमें मैं से पढ़ाऊंगा आज। कल डिस्कस करेंगे हम लोग। कल आप फ्लूइड मैकेनिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी करने हैं, और डीपीपी 4 भी डिस्कस करूंगा कल मैं। तो हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे बर्नौली इक्वेशन के बारे में। बर्नौली इक्वेशन हम लोग आइडियल फ्लूइड के लिए बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो अगर नॉन आइडियल फ्लूइड है वहाँ कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में बताएंगे आपको, क्योंकि बर्नौली जो इक्वेशन है वो दरअसल वर्क एनर्जी थ्योरम ही है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या है? तो आइडियल फ्लूइड का मतलब होता है, एक तो नॉन विस्कस होना चाहिए, है ना, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और स्टडी फ्लो होना चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ। मान लो जैसे कि कोई पाइप है, बड़ा सा पाइप होगा, उसका स्मॉल पार्ट में ले रहा हूँ, यानी इस तरह से ये पार्ट है यहाँ। तो ये ए और ये बी ले रहा हूँ मैं, है ना। ये यहाँ तक मान लो ये बी है, ये बी डैश है। यहाँ जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसकी वेलोसिटी v1 है। यहाँ का एरिया मैंने मान लिया कि a1 है। एरिया क्रॉस सेक्शन इस, ये पाइप है दरअसल, है ना, और ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैंने 0 मान ली है, यानी यहाँ जो हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, इस हाइट के कंपैरिजन में इसका जो डायमीटर है ट्यूब का, वो मतलब जो रेडियस है वो काफ़ी स्मॉल है, ध्यान रखना है। और यहाँ जो हाइट है इसकी वो h2 है। तो मैं यहाँ ये कॉलम की बात कर रहा हूँ, है ना, ए बी कॉलम ये, ठीक। तो होगा क्या, यहाँ मान लो यहाँ जो लिक्विड यहाँ से बाहर जा रहा है उसकी वेलोसिटी v2 है, और यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन a2 है। बस वही है, सही कहा आपने, वही है ना, क्योंकि आइडियल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके सर। तो यहाँ क्या है कि मान लो dt टाइम की बात करेंगे हम लोग। तो ये v1 स्पीड है, तो यहाँ से यहाँ तक जब ये लिक्विड चलेगा dt टाइम में, तो कितना चला है, v1 डेल्टा t। उसी तरह यहाँ से यहाँ लिक्विड कितना चला, तो यहाँ से यहाँ जो लिक्विड चला वो v2 डेल्टा t है। मैं पहले कॉलम था ए बी, अब कॉलम हो गया, यहाँ मान लो ये ए डैश हो गया, तो कॉलम हो गया। पहले था कॉलम एक तरह से ए डैश बी, बाद में कॉलम हो गया ए डैश बी बी डैश, यानी डेल्टा टी टाइम में पहला जो था वो था ए डैश बी, बाद में हो गया ए डैश बी बी डैश। ये क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले था ए डैश बी, और बाद में हो गया ए डैश बी बी डैश, ठीक है। अब यहाँ देखो कि कोई भी लिक्विड का जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से लिक्विड यहाँ से घूम के ऊपर जा रहा है,
तो मैं यहाँ से ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, वैसे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहने का मतलब ये है बाद में ये वाला जो है वो ये हो जाता है डेल्टा टी टाइम में ये, और फिर ये, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा टी टाइम में ऐसा चेंजेस आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ जो सरफेस है, इसका मतलब यहाँ जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, मैंने मान लिया P2 है, तो उसकी वजह से फोर्स किधर लग रहा हुआ है, इधर लग रहा होगा ना, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ जो प्रेशर फोर्स होगा, मान लेते हैं प्रेशर P2 है, तो P2 इंटू A2 लग रहा होगा ना, और यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा वो दरअसल होगा P1A1 ना। तो ये जो कॉलम हमारे पास में हमने लिया है, पहले A डैश B है, डेल्टा टी टाइम में ये ओके, A डैश B डैश होता है। तो इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो P1A1 और P2A2, और साथ में mg भी तो लग रहा है ना, और नॉर्मल भी लग रहा होगा। लेकिन नॉर्मल हर पार्टिकल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि अगर मान लो जैसे कोई पार्टिकल यहाँ से गया, इस पर नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, तो परपेंडिकुलर लगेगा ना इसे सरफेस के, उसका तो वर्क क्या होगा, हमेशा जीरो होगा इस नॉर्मल का, तो उसको तो काउंट ही नहीं करेंगे। सिर्फ यहाँ P1A1 P2A2 और जो वेट होगा उनका वर्क है यहाँ इस पर। यहाँ तक क्लियर है भाई, लिख लो पहले इसको। ये बना लो, फिर एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ क्या है। लिख लिया? मैं ये कह रहा हूँ, दरअसल मान लो कोई पाइप है, हॉस पाइप है मान लो, है ना, तो ये बड़ा सा कहीं से पाइप आ रहा होगा, ऐसा ऐसा, तो मैं केवल इतना पार्ट ले रहा हूँ इस पाइप का। ये पाइप और भी आगे भी जा रहा होगा कहीं, मैं सिर्फ यहाँ जो लिक्विड आ रहा है, यहाँ से लिक्विड जो आ रहा है, यहाँ से लिक्विड ऐसे आ रहा होगा, तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट में ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है। जहाँ मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो हाइट है यहाँ से इस पाइप की, ये H1 है, और यहाँ ये जो हाइट है ये H2 है, बात समझ में आ रही है। तो पाइप कहीं और से आ रहा होगा, मैं केवल इतना पार्ट इसका कंसिडर किया। यहाँ का एरिया मैंने A1 मान लिया, यहाँ का A2 मान लिया। मैं पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ A, और ये ले रहा हूँ मैं B,
उसके बाद डेल्टा टी टाइम में ये पॉइंट हो जाता है ए डैश और ये पॉइंट हो जाता है इधर बी डैश। अभी समझ में आया? ये विजुअलाइज हो रहा हो क्या रहा है? कुशल भाई। हाँ ठीक है, तो अब ये कॉलम मैंने लिया, तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस वाले पार्ट पर फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा P2A2। तो फिर इस ये जो पार्ट हमने लिया है इसको फोर्स इधर लगेगा ना, क्योंकि यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो P2A2 इधर लगेगा। उसी तरह यहाँ के देखेंगे तो इस वाले पार्ट पर फोर्स कितना लगेगा, यहाँ P1A1 इधर लगेगा, तो इस वाले पार्ट को किधर लगेगा, P1A1 इधर लगेगा ना। नहीं समझे? ठीक है ना? दोनों साइड कैसे लगा? दोनों साइड कैसे नहीं लगेगा यार? कोई भी पार्ट का आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, इसको इधर अलग कर दो, इसको अलग कर दो, तो इस वाले को फोर्स इधर लगेगा, इस वाले को इधर लगेगा ना, क्योंकि वहाँ जो प्रेशर P है, मान लो यहाँ का प्रेशर P और यहाँ का जो एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया कि मान लो A3 है, तो यानी इस वाले पार्ट को, ये जो लिक्विड वाला इधर वाला जो पार्ट है इसका कॉलम बनाया, मान लो हमने फ्री कर दिया, इसको FBD अलग अलग कर दिया। मान लो जैसे कि इस वाले का है ना, ये इधर है, और इस वाले का मैंने इधर कर लिया, मान लो फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा ना फोर्स। तो अभी इसमें ऊपर कौन लगा रहा है, नीचे वाला पानी? हाँ, मतलब ये जो पानी होगा, ये जो यहाँ होगा, कोई भी लिक्विड के अंदर कोई भी जगह पर जब आप जाते हो, जैसे मान लो ये लिक्विड लिया आपने, अगर इसका मान लो आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया इस पार्ट का, आधा आधा कर दिया मान लो आपने, तो ये जो पार्ट है ना, इसको आधा वाला पार्ट जो है ना, लेफ्ट वाला, राइट वाला, वो इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा और इस वाले को फोर्स इधर लग रहा होगा। तो इसको फोर्स इधर लगेगा। आगे बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें। तो वाटर पाइप पे फोर्स लगाएगा तो वो नॉर्मल आएगा ना, तो वाटर पाइप पे जो फोर्स लगाएगा तभी तो नॉर्मल डेवलप होगा वहाँ। लेकिन वो जो नॉर्मल होगा वो तो हमेशा पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ना, इसलिए उसका वर्क क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, आइडियल फ्लूइड है ना, तो आइडियल फ्लूइड है तो कोई भी स्ट्रीम में अगर पार्टिकल चला गया तो उसी स्ट्रीम में फॉलो करेगा ना। तो हमेशा ये अगर इस स्ट्रीम में आ गया पार्टिकल सरफेस के अलोंग वाली में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल तो परपेंडिकुलर होगा ना, उसकी वेलोसिटी तो क्या होगी, उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी ना। तो इस केस में नॉर्मल किधर होगा, इधर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगी। तो अब नॉन विस्कस है, इसका मतलब है कि जो फ्री ये जो सरफेस है लिक्विड इसका पाइप का, वो उस पर भी फोर्स क्या लगाएगा, वो मतलब क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं ना, नॉन विस्कस है ना, तो नॉन विस्कस है तो पाइप भी उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। तो यानी इसका मतलब पाइप के कांटेक्ट में जितने भी पार्टिकल होंगे सबकी स्पीड क्या होगी, इस स्ट्रीम के अलोंग जाएगी, वो एक तरह से स्ट्रीम हो जाएगी ना, ये पाइप का सरफेस भी जो होगा। तो और वो वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा नॉर्मल क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल लगेगा क्योंकि लिक्विड पाइप पे फोर्स लगाएगा, लेकिन उसकी वजह से वर्क क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। ठीक है ना? हाँ सर। इसको लिखना नहीं है। तो ये हमारे पास में आ गया है। ठीक, अब आप यहाँ देखो, पहले कॉलम क्या लिख रहा हूं मैं, यहाँ मैं कॉलम लिखना चाह रहा हूँ। दरअसल ये पॉइंट क्या हमारे पास में, ये ए डैश और बी डैश है। डेल्टा टी टाइम में ये कॉलम क्या हो जाएगा, ए डैश बी और बी डैश हो जाएगा। ये भी समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो कॉलम हमने लिया है इस पर कौन कौन वर्क कर रहे हैं देखो। तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय नॉर्मल भी होगा, वर्क डन बाय mg भी होगा, वर्क डन बाय P1A1 भी होगा, वर्क डन बाय P2A2 भी होगा,
इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इसका वर्क क्या होगा यहाँ 0। तो पहले W का वर्क, पहले W P1 A1 का वर्क देख लेते हैं। तो W P1 A1 का वर्क क्या होगा, तो जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स लग रहा है। तो P1 A1 और डिस्प्लेसमेंट कितना लिखोगे, V1 डेल्टा T लिखोगे। ये बात समझ में आएगी नहीं है? देखो फोर्स किधर लग रहा है, राइट साइड में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। तो वर्क किया जाएगा, इधर क्या हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का किधर हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो यहाँ वर्क क्या आ जाएगा इसका, यानी इसका वर्क तो पॉजिटिव आ गया और इसका वर्क क्या होगा, P2A2 इक्वल टू माइनस P2A2 V2 डेल्टा T होगा ना, ये वर्क आ गया। और चेंज इन ये तो हुआ इसकी वजह से। अब WmG का मतलब क्या हुआ, माइनस DU लिखते हैं हम लोग। माइनस DU का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। देखो माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A डैश B डैश माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A डैश B। ये लॉजिक समझ में आया, क्या लिखा मैंने यहाँ? हाँ सर। अब यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, mg के फॉर्म में भी लिख सकते हो, mgh to minus delta। अब इसको लिख सकता हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A डैश B प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B डैश, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने इसको, माइनस यहाँ लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A डैश प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A डैश B। ये समझ में आया? इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने। कर कैसे क्या होगा फिर से समझाते हैं, इस कॉलम को फिर से समझो भाई। यहाँ से देखो ना, ये क्या क्या दिख रहा है अपने को, देखो ये A था, तो ये हमारा इनिशियल था, लेकिन A डैश B डैश, अब फाइनली क्या मिल रहा है, A डैश B डैश। तो मैंने क्या किया, A डैश प्लस A डैश B को कर दिया और एक A डैश B प्लस B डैश कर दिया। ये समझ में आ रहा है? यहाँ से आप देखो ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है वो भी समझा देता हूँ। क्योंकि ये जो पार्ट बन रहा है ना हमारे पास में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं कर रही है। सर कौन सा वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा आपका? ये ग्रीन वाला, ग्रीन यहाँ से सर वो देखो जूम में पॉइंटर होता है ना, ऊपर पॉइंटर ये यूज नहीं कर सकते? ये A डैश और B के बीच वाला पार्ट, इसके तो पोटेंशियल चेंज नहीं कर रही, क्योंकि लिक्विड तो कंटिन्यूसली जा रहा है। हाँ सर एक वो दूसरे स्लाइड पे जाओ एक मिनट। क्या हुआ, एक और बार बोलो ना। मैं कह रहा हूँ कि वापस से देखो, ये ब्लू में देखिएगा, A डैश दिख रहा है, A डैश, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट का पोटेंशियल कहाँ चेंज हो रही है, इस वाले पार्ट की तरह। हाँ सर वो तो ठीक है ना। हाँ अच्छा एक सर। चीज और लिखवा देता हूँ मैं यहाँ, डेल्टा M कितना होगा, देखो यहाँ जो एंटर कर रहा है तो वो हो जाएगा V1 डेल्टा T, ये लेंथ होगी, इंटू A1 इंटू रो, इक्वल टू जितना मास उतना ही जाना चाहिए, क्योंकि एक ही लिक्विड की बात कर रहे हैं, आइडियल है। तो V2 डेल्टा T A2 इंटू रो, यानी हमारे पास एक तो ये क्वेश्चन आ गया, साथ में V1 A1 इक्वल टू क्या आ गया, V2 A2 आ गया। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन भी यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। और ये डेल टाइम की वैल्यू भी मिल रही है अपने को यहाँ से, है ना। तो ये भी तो एप्लीकेबल है यहाँ। तो एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास में। तो आप यहाँ देखो ये क्या है, तो ये हो गया डेल्टा mg इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू क्या है, दरअसल ये डेल्टा m इंटू जी इंटू H2 ही तो है, माइनस डेल्टा mg, ये H1 ही तो है। ये विजुलाइज हुआ।
क्या लिखा देखो, बी बी डैश माइनस ए डैश लिखा ना, मतलब कौन सा वाला पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये ए डैश है ना, देखो ये, और ये बी बी डैश वाला ये वाला पार्ट हुआ ना। भाई बाकी का तो चेंज हो नहीं रहा, बस इतने पार्ट का लिक्विड चेंज, इतने पार्ट की पोटेंशियल चेंज हो रही है हर समय। तो ये आ गया हमारे पास में। तो ये था इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ये लिख लो पहले। लिख लिया? हाँ सर। मैं सबने लिख लिया ना। अब एक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ए डैश बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी, यानी इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी बी डैश माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, हाफ डेल्टा एम V2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम V1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में अब तो क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। तो ये इक्वेशन नंबर 5 है। हम लोग क्या हाँ करेंगे सर, अब वैसे इसको, हमको सर एक और इक्वेशन मिला था ना, वो V1 A1 इक्वल टू V2 A2। हाँ उसको भी यूज करूंगा मैं भी आगे। तो सर पाइप में मतलब यूजुअली तो मतलब वो एरिया सेम ही रहता है ना? हाँ नहीं, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर सकता है ना, इसलिए मैंने अलग अलग माना है, क्योंकि अच्छा, मतलब सेम होगा सेम होगा तो तो सेम। वॉल्यूम भी सेम सेम हो गया ना? हाँ तो तब उस केस में क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2 बना रहेगा हर इंस्टेंट पर, हाँ तब स्पीड ठीक चेंज है। नहीं करेगी, तब चेंजिंग काइनेटिक हाँ, एनर्जी क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। 0 ये मिलेगी। ठीक है। हेलो सर, हाँ बोलिए। एक बार रिपीट करो ना, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ये वाला ना, यस सर। हाँ ये देखो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी लिखी वैसे काइनेटिक एनर्जी लिखी मैंने, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी बी डैश, कौन सा वाला पार्ट ले रहा हूँ मैं, ये समझ में आ रहा आपको। पहले बात तो ये लिखा ना भाई आपने, ए डैश कौन सा है, ए कौन सा है, बी बी डैश कौन सा है। मैं फिर से यस बना सर। के दिखाता हूँ। मैं दरअसल कौन सा ले रहा हूँ, देखो यहाँ से, अब वापस से समझिएगा। देखो
तो मैं ये कह रहा हूँ ये ए है और ये बी है, फिर हम लोग जा रहे हैं ए डैश और ये जा रहे हैं बी डैश। तो मैं जब लिख रहा हूँ ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश बी डैश वाला पार्ट, यानी वो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। और जब मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डैश और इसकी बी की, तो ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप देखो कि ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ, ये तो कॉमन ही है, इसकी चेंज कहाँ हो रही है? लेकिन ये दोनों में तो कट जाएगा ना, दोनों में इंक्लूड हो रहा है वाला पार्ट। तो इसलिए सिर्फ इसकी काइनेटिक एनर्जी अपने को मिल रही है इस वाले पार्ट की, और एक इधर इस वाले पार्ट की मिल रही है। तो वही लिखा मैंने, देखो सिर्फ ये मिल रहा, देखो नहीं आया, बाकी कट जा रहा है। सर समझा। ठीक, हाँ, तो ऐसे करना चाहिए। तो फ्रॉम आ गया ना, गुड। तो फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5, नॉर्मल का वक्त तो 0 ही है, तो माइनस P1 ए सॉरी प्लस V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी माइनस डेल्टा M GH2 माइनस डेल्टा M GH1 इक्वल टू हाफ डेल्टा M V2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा M V1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा P1 A1 V1 डेल्टा T प्लस डेल्टा M GH1 प्लस हाफ डेल्टा M V1 का होल स्क्वायर इक्वल टू P2 A2 V2 डेल्टा T प्लस डेल्टा M GH2 प्लस हाफ डेल्टा M V2 का होल स्क्वायर। यानी आप यहाँ देखो, किसी भी एरिया क्रॉस सेक्शन पर अगर आप जाते हो तो उस एरिया क्रॉस सेक्शन की टोटल एनर्जी इक्वल टू दूसरे किसी भी एरिया क्रॉस सेक्शन में आप जाते हो, इसका मतलब हर एरिया क्रॉस सेक्शन पर टोटल जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। यानी ये जो एनर्जी होती है इसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और वो इक्वल टू क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा हर एक एरिया क्रॉस सेक्शन के लिए। ठीक है, ये लिख लो, फिर वो पॉइंट पे लिखा देता हूँ मैं आपको।
At each area of cross section, sum of pressure, energy, gravitational potential energy, and kinetic energy. At each area of cross section, sum of pressure, energy, gravitational potential, kinetic energy is same. Yeah, constant. Since डेल्टा एम इक्वल टू हमारे पास में क्या है, A1 V1 डेल्टा T इंटू रो इक्वल टू A2 V2 डेल्टा T इंटू रो, और A1 V1 डेल्टा T इक्वल टू है डेल्टा एम बाई रो, और ये इक्वल टू क्या, A2 V2 डेल्टा T। दरअसल ये क्या है, ये वॉल्यूम ही तो है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से यहाँ अगर मैं इस क्वांटिटी से डिवाइड करूँ, मतलब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ डेल्टा एम बाई रो लिख सकता हूँ, जो कि डेल्टा एम बाई रो क्या है, वॉल्यूम है ना। तो ये हमारे पास में इक्वेशन है ना, ये इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, A1 V1 डेल्टा टी की जगह डेल्टा एम बाई रो लिख रहा हूँ, A2 V2 डेल्टा टी की जगह भी मैं इधर की साइड में ये डेल्टा एम बाई रो लिख रहा हूँ। ये लिख लिया भाई नीचे का आपने, जो ब्लैक में लिखा मैंने। हाँ सर। यानी अगर मैं यहाँ इसकी जगह रखूँ तो मैं लिखूंगा P1 डेल्टा एम बाई रो, क्योंकि ये क्या है, यहाँ एक तरह से देखा है तो ये वॉल्यूम ही तो है ना, प्लस डेल्टा एम जी H1 प्लस हाफ डेल्टा एम V1 का होल स्क्वायर इक्वल टू P2 डेल्टा एम बाई रो प्लस डेल्टा एम जी H2 प्लस हाफ डेल्टा एम V2 का होल स्क्वायर। अब मैं इस पूरी क्वांटिटी से अगर डिवाइड करूं, है ना, तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या मिल जाएगी, देखो हमारे पास में, तो डिवाइडिंग बाई डेल्टा एम बाई रो, अरे क्या है, वॉल्यूम ही तो है, तो आपको क्या मिलेगा, देखो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 का होल स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया देखा जाए तो, क्योंकि ये वॉल्यूम से डिवाइड किया हमने, तो ये हो गया दरअसल प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये वाला पार्ट। ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। इन तीनों का सम भी क्या है, हर एरिया क्रॉस सेक्शन पर कांस्टेंट है। तो ये भी स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, ये लिख लो पहले।
लिख लिया भाई। नेक्स्ट हमारे हाँ पास में अब सर। एट, हाँ ऊपर का लिख लो, चलो लिख लो पहले। नहीं, आज कंप्लीट हो जाएगा ये। बस वो एक क्वेश्चन करवाने हैं, जैसे अगर मैं कहूँ वेंचुरी मीटर तो इसका एप्लीकेशन है, तो एक तरह से क्वेश्चन है वो। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स वो इसका क्वेश्चन होगा, ये लास्ट पार्ट है। अच्छा एक और चीज़, वैसे रेनॉल्ड्स नंबर तो बता दूंगा आखिर में, मतलब हो ही गया, ऑलमोस्ट हो गया। वो मैंने कहा ना क्या क्या कल, आज तो नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा मेटा सेंटर के बारे में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन तो बनाए जा सकते हैं। हाँ पर एक मेंस में कभी क्वेश्चन नहीं आने वाला उससे, इतना पक्का है। जब एडवांस में नहीं आया तो मेंस वाले तो वैसे नहीं पूछने वाले। हाँ कल क्लास है। ठीक है ना, तो चलिए देखो, एट यही लिखेंगे, सम ऑफ प्रेशर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सम ऑफ, तो यहाँ है एट ईच एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम gravitational potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume is same। ठीक है, ये मतलब है, यानी आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, ये लिख लो पूरा यहाँ से। तो इस वाली इक्वेशन को आप लिख सकते हो दरअसल P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, और यही बर्नौली इक्वेशन है। तो बर्नौली भी बड़ा शातिर रहा है, जैसे डी ब्रोई रहा है, वैसे ये बंदा भी बड़ा शातिर था, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो उसका था सारा, न्यूटन का, है ना, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को यूज करके इसने एक अपने नाम से एक नई इक्वेशन डिजाइन कर ली, लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम ही था, लेकिन ये इक्वेशन हमेशा हम लोग अप्लाई करेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग बर्नौली इक्वेशन। सर तो ये प्रेशर प्लस डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट प्लस हाफ इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी का इसका, हाँ ये वेलोसिटी स्क्वायर, मतलब हाँ। P मतलब पोटेंशियल, मतलब इसको बोलेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और वो हर एक एरिया क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, सेम होगा, यानी सब जगह क्या होगा, इसका मतलब कांस्टेंट होगा, लेकिन ये उसी केस में जब आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, ठीक है, तो ये मतलब पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ये पूरा 1 मीटर क्यूब के लिए होगा ऐसा। हाँ पर मीटर क्यूब के लिए ये कांस्टेंट होगा, ये कहने का मतलब है।
तो वॉल्यूम मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ मतलब डेल टाइम बाय रो हमें मिलेगा, ठीक है। तो हर जगह डेल टाइम बाय रो क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब। तो अगर डेंसिटी जब सेम होती है, यानी जब आइडियल फ्लूइड होता है, नॉन मतलब इनकम्प्रेसिबल जब फ्लूइड होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना वॉल्यूम एंटर करेगा उतने ही टाइम में उतना वॉल्यूम बाहर जाना चाहिए, यानी दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए। उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ। यानी हर जगह वॉल्यूम क्या है, इसका मतलब सेम ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि डेल टाइम बाय रो ले रहे हैं ना, तो हर जगह वॉल्यूम भी सेम है यहाँ। तो ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। ठीक, अब इसका एप्लीकेशन पार्ट पे बात कर लेते हैं, है ना। तो वेंचुरीमीटर आज हो जाएगा और ये स्पीड ऑफ इफ्लक्स हो जाएगा, तो अच्छा हो जाएगा, मतलब कोई ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं इसमें। चलिए लिख लेना ये। हाँ सर। तो नेक्स्ट अब हमारे पास में स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। हाँ मेंस में स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, मेंस में तो एडवांस में नहीं, एडवांस में तो बनाएगा होगा, अच्छा वाला क्वेश्चन बना के देगा आपको, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं एडवांस के लिए, तो बताएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे आप लोगों को। स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, तो इसको हम लोग टोरिसेलिस लॉ भी बोलते हैं। टोरिसेलिस लॉ ये टोरिसेली वही है जिसने बैरोमीटर बनाया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, दरअसल मान लो ये कंटेनर है, और मान लो ये इसमें लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक की ये जो हाइट है इसकी, ये एच है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मैंने ए लिया और मान लो इस तरह का कोई कंटेनर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और यहाँ जो ये ऑरिफिस बनाया उसका एरिया स्मॉल है। तो यह कंडीशन टोरिसेली लॉ लगाने के लिए, एक तो ये कंडीशन देखेंगे हम लोग, दूसरी कंडीशन देखेंगे कि यहाँ का प्रेशर, यहाँ क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा क्योंकि ओपन है, और अगर ओपन भी नहीं है तो यहाँ का प्रेशर जो जस्ट जो लिक्विड बाहर आएगा यहाँ, तो यहाँ प्रेशर जस्ट आउटसाइड कितना है, पी नॉट है। तो टोरिसेली लॉ जब भी लगाएंगे वो उसकी कंडीशन एक तो ये कि दोनों साइड पर यहाँ का प्रेशर, कहाँ का, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम होना चाहिए, और एक कंडीशन ये होना चाहिए। ले रहे, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखो एक्चुअली में होता क्या है, इसको स्पीड ऑफ इफ्लक्स क्यों बोला गया, क्योंकि हमने क्या बात करी कि आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, तो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, तो दरअसल यहाँ जो स्ट्रीम्स बनती है ना, वो स्ट्रीम्स इस तरह से बनती है, देखो यानी ये कोई भी स्ट्रीम्स आपस में कट नहीं करती, मालूम है। तो जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स की बात करते हैं ना उसकी जगह, लेकिन अब फ्लक्स तो बोलेगा नहीं, इसलिए इसने बोल दिया ई स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, यानी ये इस तरह से ट्यूब से मिलती है। देखो मैं आपको और अच्छे से बना के दिखाता हूँ। तो दरअसल जैसे एक ट्यूब तो ये मिलेगी अपने को यहाँ एक तरह से, दूसरा जैसे कि ट्यूब इस तरह से, और ये ट्यूब्स जो आपस में कभी भी
इंटरसेक्ट नहीं करती है इस तरह से, और फिर उसके बाद लिक्विड क्या कर रहा है, यहाँ ये बाहर आ रहा है। मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक तरह से कई सारी स्ट्रीम्स हैं, है ना। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कई सारी लाइंस उस एरिया को क्रॉस करके जा रही है। उसी तरह इस एरिया को, एरिया क्रॉस सेक्शन को कई सारी स्ट्रीम्स क्रॉस करके जा रही है। तो वहां जो स्पीड की हम बात करते हैं उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। तो यहाँ जो स्पीड, जिस स्पीड से लिक्विड बाहर आएगा, क्योंकि ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, ये स्पीड है मान लेते हैं u, और ये इसकी स्पीड मैंने मान लिया कि v है। अब यही पोटेंशियल जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं, है ना। आप यहाँ भी जीरो मान सकते हो। तो एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी, ए वी इक्वल टू ए यू, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये हमारे पास में कंटिन्यूटी इक्वेशन। फिर लगाएंगे बर्नौली इक्वेशन, तो बर्नौली इक्वेशन यानी पॉइंट हमारे पास चूज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पहला यहाँ पॉइंट A1 है, और यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ जस्ट आउटसाइड ये पॉइंट 2 है मान लो। तो क्या लिखेंगे, वहां का प्रेशर P0 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर पॉइंट 1 के लिए, इक्वल टू यहाँ का प्रेशर P0 प्लस रो GH तो जीरो है क्योंकि रेफरेंस लाइन है मान लिया मैंने, प्लस हाफ रो U स्क्वायर। ये समझ में आया इक्वेशन कैसे लगा रहा हूँ मैं 1 और 2 के बीच में। मैं आपको इसको फिर से समझा देता हूँ यहाँ क्या क्या मैंने। तो यहाँ जो लिक्विड बाहर आ रहा है, इसके इस जस्ट इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, और ये लिक्विड यहाँ बाहर आ रहा है। यहाँ का प्रेशर मैं क्या ले रहा हूँ, P0 ही तो है यहाँ का प्रेशर, ये डॉट जो मैंने लिया पॉइंट 2 के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो P0 से P0 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी रो जी एच इक्वल टू हाफ रो, तो यू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी स्क्वायर, वी की वैल्यू मैं यहाँ से रखूंगा, तो रो जी एच इक्वल टू हो गया हाफ रो यू स्क्वायर माइनस हाफ रो, और ये हो जाएगा ए यू बाई ए का होल स्क्वायर। ये लिख लो पहले। तो यहाँ जो मैं ये बोल रहा हूँ, तो दरअसल ये पूरा एक ऐसे ट्यूब मिलेगा ना अपने को, ये इसके करस्पॉन्डिंग, फिर दूसरे वाले के करस्पॉन्डिंग, मतलब ये ट्यूब मिलेगा अपने को इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे। तो ट्यूब्स होगी कई सारी ट्यूब्स, लेकिन आपस में ट्यूब्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है।
लिख लिया? हाँ सर। तो ये वाली इक्वेशन में देखो रो तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल गया देखो यहाँ से, तो 2 को इधर ले लूंगा मैं, तो 2GH u स्क्वायर को बाहर लेंगे, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब आप यहाँ देखो ये क्वांटिटी तो काफी स्मॉल है, इसको देखते हुए तो हमारे पास में u इक्वल टू आ गया √2GH। तो आप देखो कि इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, यानी इस कॉन्सेप्ट को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या बताई कि दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या बताई, और तीसरी कंडीशन फ्लूइड एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं। वो पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं क्या कंडीशन होना चाहिए इसके लिए, टोरिसली लॉ के लिए। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर मान लो फ्लूइड को हम लोग एक तरह से क्या कर रहे हैं, फ्रीली अगर हम लोग एयर में छोड़ देते हैं, है ना, यानी वैक्यूम में, तो आप देखोगे कि अंडर ग्रेविटी लिक्विड एच अगर डेप्थ चलता है, एच हाइट नीचे जाता है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, √2GH ही तो हो जाती है। कोई भी पार्टिकल को अगर आप रिलीज करते हो, फ्री फॉल होता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, √2GH ही तो होगी। अगर एच हाइट एच अगर डिस्टेंस चलता है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यानी ये वही केस हो गया, ठीक है। तो यहाँ स्पीड ऑफ ई फ्लक्स मतलब फ्लूइड को अगर आप फ्री फॉल करता है, तो इसकी एच डेप्थ पर स्पीड क्या हो जाएगी, √2GH हो जाएगी। ठीक, अभी लिखवाता हूँ मैं, पहले कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ। तो एक तो एक ही कंडीशन क्या क्या होना चाहिए, तो पहला तो ये कंडीशन होना चाहिए कि ए ग्रेटर देन ए होना चाहिए। दूसरा एट बोथ साइड प्रेशर विल बी सेम, और तीसरा सेम लिक्विड फॉर वन लिक्विड, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, लो इज सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाएंगे क्या? हाँ सर, थैंक यू। Torricelli's law is just like a liquid is falling freely under gravity. Just like freely falling liquid under gravity.
लिख लिया भाई? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट है वेंचुरी मीटर। It is a device which is used to find the speed of flowing liquid or volume flow rate। तो वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब वॉल्यूम पर सेकंड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। यानी इसको जो A इंटू वी होता है ना, इसको हम लोग वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं। जहाँ A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, और V क्या है, स्पीड। देख लिया? हाँ सर। तो इसमें क्या होता है दरअसल, यहाँ ये इस तरह का डिवाइस है। है ना? तो ये डिवाइस यहाँ से लिक्विड इसमें एंटर कर रहा है डिवाइस में, और यहाँ से लिक्विड बाहर जा रहा है। यहाँ जो स्पीड है V1 है, यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं A1 है। यहाँ की जो स्पीड है वो V2 है, यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है। तो ये इक्वेशन तो वैलिड होगी यहाँ, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक। और यहाँ क्या होता है कि ये एक ट्यूब यहाँ रहती है, दरअसल ये जो ओपन है यहाँ से, और यहाँ भी ये ओपन ही है दरअसल। अरे यार कैसे मिला दिया उसको? तो ये इस तरह से। तो यहाँ होता क्या है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन भी A2 ही है, और यहाँ जो स्पीड है वो V2 ही है,
क्योंकि ये पूरा है ना ऐसे स्ट्रेट है, इसका एरिया फ्लोसिंग पूरे का सेम है, तो ये भी A2 है। यहाँ भी जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड V1 ही है, और यहाँ का जो एरिया क्रॉस सेक्शन वो A1 है। तो आप यहाँ देखो, ये है ना इसका जो साइज होता है यानी जो रेडियस होता है स्मॉल ही होता है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेंगे हम लोग, जीरो। तो ρGH जीरो हो गया। तो बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से अगर मैं जाता हूँ तो मान लेता हूँ कि यहाँ का प्रेशर अगर मैं कहता हूँ P1 है और यहाँ का प्रेशर कहता हूँ P2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ρGH1 प्लस हाफ V1 का होल स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस ρGH2 प्लस हाफ V2 का होल स्क्वायर। ये तो जीरो ही है। अब ध्यान से देखो आप, यहाँ इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है, हमें ये भी समझ में आ रहा है। देखो यहाँ कि A1 जो है वो A2 से ज़्यादा है, इसका मतलब हुआ कि V1 जो है वो V2 से कम हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब V1 कम है, तो ये इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी P1 प्लस हाफ V1 का होल स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ V2 का होल स्क्वायर। तो V1 कम है, V1 कम होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो प्रेशर अगर ज्यादा होना चाहिए तो यहाँ क्या होगा, लिक्विड ज्यादा हाइट तक जाएगा। यहाँ लिक्विड क्या करेगा, कम हाइट तक जाएगा। और ये जो लिक्विड यहाँ इस कॉलम में चढ़ा है, जो राइज किया उसका जो क्या बोलते हैं, वो तो स्टेशनरी, वो थोड़ी मूव कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, दरअसल जो प्रेशर डिफरेंस है हमारे पास में वो इसकी वजह से आएगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि ये डेल्टा H है, मान लो सेम लिक्विड ही है ना, तो जो लिक्विड की डेंसिटी यहाँ है वही इस लिक्विड की डेंसिटी के दोनों कॉलम में। तो अल्टीमेटली यहाँ क्या होगा, प्रेशर जो आ रहा है अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, यानी P1 P2 से ज्यादा है, तो P1 माइनस P2 क्या मिलेगा अपने को, ρG डेल्टा H मिलेगा ना। ये लॉजिक समझ में आया पहले तो, क्योंकि P1 P2 से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि V1 जो है V2 से कम है, और P1 प्लस हाफ V1 का होल स्क्वायर ये कांस्टेंट होना चाहिए, वो P2 प्लस हाफ V2 के इक्वल होना चाहिए। ये लॉजिक समझ में आया। हाँ सर। ये लिख लो तो पहले। तुम्हारे पास में एक इक्वेशन तो ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये है, और तीसरी इक्वेशन ये है। लिख लिया। हाँ सर। नहीं सर, एक मिनट। लिख लिया सर।
तुम्हारे पास आ जाएगा, देखो इस इक्वेशन को यूज करूंगा मैं, तो ये मिलेगा P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो V2 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या होगी, रो जी डेल्टा H इक्वल टू हाफ रो V2 का होल स्क्वायर माइनस V1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा A2 का होल स्क्वायर V2 का होल स्क्वायर बाई A1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से V2 को बाहर निकालो, रो से रो कैंसिल आउट हो गया, 2 इधर चला जाएगा, तो 2G डेल्टा H इक्वल टू V2 का होल स्क्वायर तो जाएगा A1 का होल स्क्वायर माइनस A2 का होल स्क्वायर बाई A1 का होल स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली हमारे पास में V2 इक्वल टू आ जाएगा A1 रूट 2G डेल्टा H बाई A1 का होल स्क्वायर माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया। तो ये स्पीड आ गई। तो किसी भी पॉइंट की स्पीड आप बता सकते हो, ठीक है, कि क्या स्पीड होगी। एक तो ये मिल गया, या Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये फ्लो रेट है हमारे पास में, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो हमारे पास अगर V2 मिल गया है, तो V2 मिल गया, तो फ्लो रेट क्या हो गया हमारे पास में, तो A2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A2 इंटू A1 रूट 2G डेल्टा H बाई A1 का होल स्क्वायर माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये फ्लो रेट आ गई। हाँ सर, हो गया। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में रेंज की अगर बात की जाए, रेंज मतलब क्या है, यहाँ मान लो जैसे कि ये कंटेनर है हमारे पास में, और इसमें मान लो लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, मान लो यहाँ होल है, या इसको हटा देते हैं, ये होल है मान लो यहाँ, और लिक्विड इसमें ये भरा हुआ है, और जस्ट होल को हम लोग ओपन करेंगे, है ना, पहले पूरा कंप्लीट भरा हुआ है, बाद में होल हमने बनाया तो यहाँ से लिक्विड बाहर निकलने लगेगा ऐसे। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मैंने मान लिया कि ए है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने मान लिया कैपिटल ए है ना।
यहाँ कंडीशन ये है कि ए लेस देन मतलब ग्रेटर देन स्मॉल ए है, और ये जो हाइट है इसकी टोटल वो मैंने मान लिया कि एच है, और ये मान लेते हैं कि वाई डिस्टेंस पर है। तो हमें रेंज किसकी बतानी है, यानी ये जो लिक्विड यहाँ बाहर आएगा तो ये किस हाइट तक, किस मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना जाएगा है। ठीक है, तो इस मैक्सिमम रेंज की भी हम लोग बात करेंगे, यानी ये जो होल हमने बनाया अपर सरफेस से वाई डिस्टेंस पर, तो ये वाई की वैल्यू क्या हो कि ये रेंज मैक्सिमम मिले, इसके बारे में हम लोग मेनली बात करेंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, तो ये कंडीशन अगर मैं ले रहा हूँ तो आपको ये मालूम होना होगा ही कि यहाँ का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट होगा, यहाँ का प्रेशर पी नॉट है। इसका मतलब यहाँ जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी स्पीड अगर यू है तो यू डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, √2GY। ये समझ में आया। और ये हाइट कितना है यहाँ, ये h-y है, तो आपको मालूम होगा कि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो लिक्विड यहाँ बाहर आ रहा है यहाँ से, तो इस जगह से जो लिक्विड आ रहा है बाहर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या 0 है। तो आपको मालूम होगा कि इसको यहाँ तक आने में लिक्विड को कितना टाइम लगता है, √2h-y/g। ये लगता है √2 × h-y/g। याद आ रहा है भाई कॉन्सेप्ट। तो रेंज क्या हो गई यहाँ, तो रेंज हो गई u × t ना। u कितना है, √2GY √2h-y/g, यानी अल्टीमेटली यहाँ से जाएगा 2, g से g कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया √y × h-y, यानी ये रेंज होगी इसकी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगे तो रेंज मिल गई अपने को, ये लिख लो पहले। लिख लिया। अब हमारे पास में तो रेंज आ गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमारे पास में क्या दरअसल है, तो सिंस r = 2 √y-h-y, इसको ऐसा करते हैं r² = 4 y h-y कर लेते हैं, या r² = 4yh - 4y², इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dr² dy = 4h - 8y, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, यानी y इक्वल टू क्या हो गया h/2। मतलब ये हुआ कि अगर h/2 पर अपर हाइट से अगर हमने h/2 डेप्थ पर जाके अगर होल बनाया तो रेंज क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमम मिलेगी। यानी मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी 2 √h/2 × h/2, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया h आ जाएगी। अगर h/2 हाइट पे जाके मतलब ऊपर से h/2 डेप्थ पे जाके अगर आपने ये होल बनाया तो रेंज कितनी जाएगी, मैक्सिमम रेंज h आएगी। ठीक है भाई, समझ में आया। हाँ सर। अच्छा, हाँ
चलिए फिर आज इतना ही करेंगे। तो अब आप क्या है कि ये क्वेश्चंस कर सकते हो जो बचे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं। तो फिर मैकेनिक्स में जो भी बचा है ना वो क्वेश्चन कर लो आप DPP 3 में से।